तो हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर। तो ये जो चैप्टर हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर, कहीं ना कहीं इसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होता है। जैसे कि न्यूरॉन्स का फंक्शन हो गया, उसके बाद आपका जो कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैंने सारी क्लास में बोला था कि कहीं ना कहीं आपको पेशेंस बनाना होता है कि जब आप चीज़ों को समझ रहे होते हो, क्योंकि ये आपस में कनेक्टिंग चैप्टर है। अगर आप क्लास में एब्सेंट हो रहे हो तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप क्लास में एब्सेंट थे तो आप इसको स्टार्टिंग से लेक्चर को देखो और स्पीड में मत करके देखना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसको अपने हिसाब से देखो और इसका नोट्स बनाओ। इसमें बहुत सारे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जो चीज़ इसमें कवर नहीं होगा वो हम पार्ट 2 में लाएंगे और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी साथ साथ कराएंगे। और आप ऐसा मत सोचना कि एग्जाम का क्वेश्चन बाद में प्रिपरेशन करेंगे, नहीं। अभी ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ो और उसका बेसिक क्वेश्चन को जैसे जैसे करवा रहे हो वैसे करो, और फिर उसको बार बार रिवीजन करना है। जब आप इसको रिवीजन कर रहे होगे तो आपका ये क्या है, एक परमानेंट मेमोरी बन जाएगा, जिससे आप रिवीजन करोगे तो आप सही तरीका से आंसर को लिख पा रहे होगे। ठीक है। तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले अगर हम लोग को समझना होता है तो हम लोग को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट हो गया और एनिमल्स हो गया, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टिमुलाई होता क्या है, देखो, एक एजेंट बोल सकते हो या फिर एक चेंज बोल सकते हो इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में रिएक्शन कराते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इंड्यूस करते हैं रिएक्शन इन द बॉडी। जैसे कि सिंपली समझना, जैसे कि अगर मान लो कि क्लाइमेट चेंज आया, कोल्ड ज़्यादा बढ़ गया, मतलब ठंडा ज़्यादा आ गया, तो यू विल वियर अ स्वेटर। ठीक है। गर्मी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप कपड़ा पहनोगे। तो ये गर्मी और ठंडा कहीं ना कहीं क्या है, एक वेदर कंडीशन है जो आप क्या स्किन के मदद से आप महसूस कर रहे होगे। तो उसी तरीक़ा से बहुत सारे स्टिमुलाई हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी होते हैं और इंटरनली भी होते हैं, जो हमें महसूस होता है, और वही स्टिमुलाई के हिसाब से हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए तो उस वक्त हमारा रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो हॉट ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं मेरे को इंजरी कर सकता है। तो उस केस में हमारा रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा होगा, और रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहले क्या करेगा, हाथ वहाँ से हटवाएगा, तो मेरे को वो मैसेज ब्रेन तक तो जाएगा, पर पहले रिफ्लेक्स एक्शन अपना काम कर रहा होगा, मेरे को उस डेंजर सिचुएशन से बचाएगा। बाय डिफॉल्ट हमारा बॉडी वैसे बना होता है। अगर हम देखते हैं कि आखिर रिस्पॉन्स में अगर आ जाए स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स एक एक नंबर का, तो आप क्या लिखोगे। ठीक है। तो बेसिकली देखो, रिस्पॉन्स क्या होता है, एक चेंज होता है, एक्टिविटी इन अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टिमुलस। आखिर जो रिस्पॉन्स आप कर रहे हो, जैसे कि अगर आपका हॉट ऑब्जेक्ट में इफेक्टर मसल्स, दैट मीन्स कि आपका हाथ हैंड टच है, तो आप क्या करोगे, हाथ को हटाओगे। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, एक रिस्पॉन्स दिया। क्या किया, आपने एक रिस्पॉन्स दिया किस चीज़ का, स्टिमुलस का। तो चेंज इन एक्टिविटी इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टिमुलस। अब उसके बाद अगर हमारे पास आता है कि आखिर स्टिमुलाई किस किस चीज़ का होता है, हमने क्लास में बताया था लाइट, हीट, कोल्ड और साउंड और स्मेल और टच के ऊपर, जिसमें हम लोग ने सारा का नाम भी देखा था। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास आता है कि क्या प्लांट और एनिमल्स में जो हमारे रिस्पॉन्ड होते हैं स्टिमुलाई का, क्या वो डिफरेंट मैनर में होते हैं या सेम मैनर में होते हैं। देखते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में, तो एनिमल्स के ऊपर अगर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, केमिकल और नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों होता है। एनिमल्स में क्या होता है, केमिकल भी होता है, और आप बोल सकते हो कि केमिकल के साथ साथ नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने को मेरे को मिलता है। केमिकल मतलब कि आप बोल सकते हो कि एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब कि बोल सकते हो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। एनिमल्स के पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करता है फ्यू स्टिमुलाई इन ए पर्टिकुलर मैनर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे पास क्या है कि ये दे रिस्पॉन्ड, ये उल्टा लिखा गया है। ठीक है। तो आप इसको सही कर लेना, इसको आप सही क्या करना कि ये आपका प्लांट का होगा। ठीक है। ये उल्टा लिखा गया है। तो उल्टा क्या लिखा गया है कि ये एनिमल्स में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्ड होता है वो एक तरह मल्टीपल वेज में किया जा सकता है। मल्टीपल वेज मतलब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको इधर लिखना था, इसको इधर लिखना था, आप इसको सही कर लेना। और बट प्लांट में क्या होता है, वी नो डेट कि प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। वो क्या होता है, केमिकल कंट्रोल के थ्रू सारा काम को करता है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू सारा काम को करता है। जैसे कि देखो यहाँ से उल्टा हो गया चीज़ें, तो आप इसको सही कर लेना कि मल्टीपल वेज का मतलब क्या, ध्यान से समझना। अगर हम बोल रहे होते कि प्लांट की एनिमल्स में मल्टीपल वेज में चीज़ों को परसीव किया जाता है, मल्टीपल वेज में रिस्पॉन्स किया जाता है, दैट मीन्स कि अगर हम देखते हैं कि अगर मान लो फुटबॉल का मैच हो रहा है, जब फुटबॉल का मैच हो रहा है तो फुटबॉल का मैच अगर आप लोग एक फ्रेंड सर्कल में, तो आप लोग को पता है कि सब लोग को फुटबॉल का मैच तो पसंद नहीं होगा। किसी को पसंद ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वो पूरा फुटबॉल का मैच देख रहा होगा।
अगर किसी को थोड़ा सा पसंद होगा तो वो थोड़ा सा देखेगा, फिर थोड़ा सा पढ़ेगा। कि किसी को तो ये पता होगा कि फुटबॉल का मैच मेरे को तो खेलना ही नहीं ना, मेरे को समझना है, तो कहीं ना कहीं फुटबॉलर को पैसा मिलेगा, तो मेरे को देखने से क्या पैसा फायदा, मैं अपना काम करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि मल्टीपल वेज में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लासरूम में अगर आप अकेले होगे तो एक अलग रिस्पॉन्स आपका होगा, पर क्लास टीचर या फिर कोई प्रिंसिपल सर होंगे तो एक अलग तरीका से आपका बिहेवियर होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बिहेवियर होते हैं, जो पैटर्न हमारे होते हैं, जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होते हैं। पर कहीं ना कहीं प्लांट का देखा जाए तो ये मल्टीपल वेज में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ये फ्यू स्टिमुलाई देते हैं और पर्टिकुलर मैनर में करते हैं। एक तो हमारा हो गया सोइंग पैटर्न, यहाँ पे भी देखो सोइंग कर लेना, सोइंग पैटर्न इन प्लांट्स। बेसिकली 3 से 4 घंटा में ये नोट्स तैयार किया गया है और थोड़ा सा रैपिड में किया गया है, तो टाइम नहीं था, ठीक है। तो आप इसको सही से कर लेना कि ये देखो सोइंग पैटर्न होता है ना, ये क्या है आपका ऊपर क्या कहीं ना कहीं सूट डेवलप्ड होगा, यहाँ पे नीचे रूट आपका डेवलप्ड होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम आपसे पूछते हैं कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, तो कोऑर्डिनेशन का आप सीधा सा मतलब बोलोगे कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर सो दे प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। मतलब कि वर्किंग टुगेदर ऑफ ए टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन। देखो हम तो डीपली में करेंगे पर उस लेवल पे जाके तो नहीं हो पाएगा था जो आपका क्लास में इंडिविजुअली होता है। कहीं ना कहीं क्लास में हमारे पास बहुत समय होता है, पर यहाँ पे हमारे पास क्या थ्योरी लिख के ला रहे हैं ताकि आपको आपके समय कम लगे और आपका जो एब्सेंट हुआ है आपका गैप फिल हो जाए। तो आप इसका सही यूज़ करो, इसको अच्छी तरीक़ा से लिखते चल जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो टेस्ट होने वाला है उसमें इसी तरीका का क्वेश्चन आएगा जो यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। और आपका सीबीएसई में भी क्वेश्चन इसी तरीका का आएगा, बस खाली पूछने का तरीका अलग होगा, कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा होगा, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के ऊपर, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तो हमने बताया कि जब क्या होता है बहुत सारे ऑर्गन आपस में टुगेदर वर्क करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक मैनर में तो वो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स किसी भी स्टिमुलस का प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के बाद, यहाँ पे देख एक एग्जांपल है कि एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो कि ह्यूमन बींग्स में कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन आपसे अगर ये टेस्ट में दे देते तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना। टू कैरी आउट सिंपल फंक्शन सच एज पिकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल। मान लो कि ये टेबल है आपके पास और यहाँ से आपको क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को उठाना है, ठीक है, आपको पिक करना, पिक मतलब उठाना होता है। अब यहाँ से पिकिंग करना है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं आप कोऑर्डिनेशन ऑफ द आई, ठीक है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन ऑफ द आई, हैंड, लेग्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, किसका किसका मदद लोगे, आप आई का मदद लोगे, हैंड का मदद लोगे और आप लेग्स का मदद लोगे और वर्टिब्रल कॉलम का मदद लोगे। सबसे पहले आप करोगे कैसे हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म। सबसे पहले आई फोकस करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर और हैंड हैव पिक इट अप एंड ग्रैस्प इट। कहीं ना कहीं क्या करोगे कि आई फोकस करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर और हैंड कहीं ना कहीं उसको पिक करेगा, लेग कहीं ना कहीं आपको आप पीछे बेंड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका बैकबोन भी क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम में भी बेंडिंग आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को उठाया और यू आर परफॉर्मिंग मल्टीपल थिंग्स एंड मल्टीपल ऑर्गन आर परफॉर्मिंग एंड दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंड दिस इज द एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग्स दैट यू आर कोऑर्डिनेटिंग एंड टू डूइंग द वन थिंग्स you have a coordination over the so many organ and so many system। तो आप देख पा रहे होगे कि therefore we can say that कि all this action have to be coordinated in a such manner that follow a particular sequence in a action is completed। एक proper sequence में होगा। जैसे कि मान लो कि मेरे को बुक लेना है तो मैं पहले बुक के पास पहुंचूंगा तब ना हाथ का काम करूंगा कि पहले पैर का काम करूंगा। तो ऐसा तो ना कि हाथ को आगे करूंगा तो बुक मेरे पास आ जाएगा, नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमको एक्शन करना को कंप्लीट करना होता है। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर हम आपसे बोलते हैं कि अगर आप पैट एनिमल किसको बनाना पसंद करोगे, लायन को या डॉग को या कैट को, तो आप डॉग और कैट को तो बनाओगे, लायन को नहीं बनाओगे। कहीं ना कहीं लायन को बनाओगे तो एक दिन आपको वो पैट बना लेगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसका नेचर कार्निवोरस है, दे डू नॉट हैव ए कंट्रोल ओवर देयर बॉडी एंड माइंड। तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपको ही साफ कर देगा एक दिन, क्योंकि आप भी तो एक तरह से क्या हो, उसके लिए तो फूड ही हो, ठीक है। तो बेसिकली यही यहाँ पे बोलना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक स्टेटमेंट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वी मेक पेट एनिमल ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स, कहीं ना कहीं जो क्या है हमारे लिए सही है। जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, रैबिट हो गया। उसी तरीका से एक स्टेटमेंट और बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे पॉलिटी से इसको रिलेट कर सकते हैं कि बेसिकली वी नॉट एक्सेप्ट द पीपल दैट आर वेरी वायलेंस इन द सोसाइटी। जो ज़्यादा वायलेंस करता है सोसाइटी में, जिसके अपने ब्रेन पे अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, हम लोग उसे क्या एक्सेप्ट नहीं करते हैं सोसाइटी में।
तो ये इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग बात कर रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन के टू टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ये कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान से समझना। व्हाट आर द टू सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड फॉर द बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या दो सिस्टम है जो बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला एक तो आपका नर्वस सिस्टम हो गया, एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। ओके, नर्वस सिस्टम का बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में अगर देखते हैं तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, हाईली इवॉल्व होता है। कैसा होता है, हाईली इवॉल्व होता है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, हाईली इवॉल्व होता है, जो कंट्रोल करता है सारे एक्शंस को, जैसे कि थिंकिंग हो गया एंड बिहेवियर हो गया। थिंकिंग हो गया और क्या हो गया, बिहेवियर हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये कंसर्न होता है रिसीविंग स्टिमुलाई। कौन, अगर हम नर्वस सिस्टम का बात करते हैं, ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, इंटरप्रेटिंग दिस स्टिमुलाई एंड प्रोड्यूसिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। ओके, तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये रिसीविंग करता है स्टिमुलाई को फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से, और इंटरप्रेट करेगा स्टिमुलाई को और प्रोड्यूस करेगा एक एप्रोप्रिएट रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा स्टिमुलाई का। दिस इज द वर्क ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर से सुनो, वर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम क्या होता है, हाईली इवॉल्व होता है, जो कहीं ना कहीं एक्शन के बारे में सोचता है, कंट्रोल करता है और उसके बारे में सोचता है और उसके एक सही बिहेवियर करने में मदद करता है। इट कंसर्न विद द रिसीविंग स्टिमुलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ये मदद करता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई को रिसीव करने में, इंटरप्रेट करता है स्टिमुलाई को और प्रोड्यूस करता है एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। एक स्टिमुलाई के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग ये एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम हो गया और दूसरा हमारा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो उसमें से हम लोग को सिर्फ नर्वस सिस्टम यहाँ पे देख लेना चाहिए था, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग आगे करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, व्हाट इज नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि नर्व सेल्स को हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। पहला बात क्लियर हो गया। न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन भी बोल सकते हो या नर्वस सिस्टम बोल सकते हो। आपको बहुत सारा बुक में नर्वस सिस्टम भी लिखा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। इससे पहले हम लोग क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट को देखते हैं कि क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। आप लोगों को पता है कि अगर ये हमारा न्यूरॉन्स है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है डेंड्राइट। फिर हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस होता है। अगर हम देखते हैं कि ये हमारा बीच वाला जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम साइटोन बोलते हैं या सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले अगर आपको अभी मैं जो बताने वाला हूँ, अगर कुछ वर्ड अभी क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स में और क्लियर अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कि सबसे पहले समझो न्यूरॉन्स कैसा है। इट इज प्रेजेंट वन और मेनी, जनरली शॉर्ट एंड ब्रांच भी हो सकता है, जहाँ पे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जिसके अंदर होता है। साइटोप्लाज्म तो यहाँ पे है ना, ये रीजन को जिसको हम साइटोन बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम सेल बॉडी बोल रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका डेंड्राइट आर एफरेंट प्रोसेस बिकॉज दे रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर और अदर न्यूरॉन एंड ब्रिंग टू द साइटोन। डेंड्राइट के पास एफरेंट प्रोसेस होता है। यहाँ इसका रीजन क्या लिखता है कि दे रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर। पहले आपका रिसेप्टर मतलब मान लो स्किन से आपका क्या हुआ, ये क्या क्या रिसेप्टर एक तरह का स्किन भी है, तो इसे इम्पल्स को लेके गया और कहीं ना कहीं इम्पल्स को रिसीव करने के बाद ये क्या करेगा, न्यूरॉन्स के पास लाएगा और कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स में कहाँ पे लाएगा, साइटोन के पास। इतना बात समझ में आ गया कि डेंड्राइट से कोई रिसेप्टर यहाँ पे है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आया, सबसे पहले डेंड्राइटिक टिप पे आएगा और ये हमारा साइटोन के पास लेके आएगा। एक्सोन क्या करेगा, एक्सोन एक सिंगल और जनरली लॉन्ग इफरेंट प्रोसेस विच कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम, उसके बाद यहाँ से लिखना क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इम्पल्सेस फ्रॉम साइटोन टू अदर न्यूरॉन्स। अब देखो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन साइटोन के पास आ गया। ये साइटोन क्या करेगा, आपका ये एक तरह का क्या होता है, सिंगल और जनरली लॉन्ग इफरेंट प्रोसेस विच कंडक्ट इम्पल्सेस। ये इम्पल्सेस कंडक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक इम्पल्सेस कंडक्ट करेगा। हम अभी तुरंत आपको बताने वाले साइनेप्स कैसे बनता है, साइनेप्स कहाँ बनता है, कहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता है। बस अभी आप यहाँ से समझ लो कि डेंड्राइट के टिप पे जैसे ही आपका सिग्नल आता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका नर्व एंडिंग तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है।
अगर हम बात करते हैं कि लॉन्गेस्ट फाइबर जो हमारा होता है वो एक्सोन होता है ऑन द सेल बॉडी, ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हियर, अगर तुम ऊपर वाला ये वाला भूल भी जाते हो, ये वाला लिख दो, आपको मार्क्स मिलेगा, सीबीएसई में भी मिलेगा, क्योंकि ये आपका क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है। लॉन्ग इफरेंट प्रोसेस के बारे में कहूँ भी एनसीईआरटी लिखा हुआ नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल बॉडी का जो ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट टू नेक्स्ट न्यूरॉन। Cytonic contain a central nucleus and cytoplasm having a stain particles called Nissls granules which contain clumps of ribosomes। clumps of ribosomes मतलब टुकड़ा टुकड़ा जो डिस्ट्रॉय फॉर्म में, राइबोसोम्स मतलब छोटा छोटा एक डिस्ट्रॉय फॉर्म में जो आपका होगा राइबोसोम्स, वो उसी को हम क्लम्स बोल रहे हैं। तो ये भी आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया, आप स्किप कर सकते हो। बस आपको याद ये रखना है कि हमारा जो सेंट्रल में ये जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म के पास होगा स्टेन पार्टिकल्स जिसको हम निसिल ग्रेन्यूल्स बोल रहे हैं, जो एक तरह से क्लम्स है किसका, राइबोसोम्स का। किससे बना हुआ है, क्लम्स ऑफ राइबोसोम्स से। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आता है साइनेप्स। देखो साइनेप्स होता क्या है, साइनेप्स एक माइक्रोस्कोपिक गैप है, माइक्रोस्कोपिक गैप है टू न्यूरॉन्स के नर्व विंडिंग और डेंड्राइट के बीच का। जैसे कि देखो हमारे पास देखो एक न्यूरॉन्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद इसका देख डेंड्राइट नर्व विंडिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसके बीच में हमारे पास क्या बनता है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक्सोन हो गया, ठीक है। जब ये एक्सोन हो गया तो ये डेंड्राइट हो जाएगा, डेंड्राइट का टिप हो जाएगा। इसके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब एक बहुत छोटा सा गैप होता है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर का फ्लो होता है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको अगर नाम याद लिखना है तो हम आगे बताएंगे भी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन और गावा, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अब देखो तो ये गैप बिटवीन नर्व विंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन्स, देखो क्या लिखे है, इट इज अ गैप बिटवीन द नर्व विंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, nerve winding of one neuron and dendrite of other neuron. Here electric impulses converted into chemical signal for onward transmission। यहाँ पे होता है क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है आपका केमिकल सिग्नल में ऑन ऑनवर्ड डायरेक्शन। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि why neurons cells are not dividing। you know that कि every cells have capacity to divide in our body, maximum cells can divide easily, but what when in the case of neurons। तो आपको पता होना चाहिए न्यूरॉन्स सेल्स में डिवाइडिंग इसलिए नहीं होता है, आप लोगों ने सेल यूनिट ऑफ लाइफ में अपने पढ़ा होगा कि सेंट्रियोल्स जो हमारे एनिमल सेल में होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीजन कराने के लिए। तो आपसे यहाँ से लॉजिक आपका लग गया होगा कि कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स के सेल इनकेपेबल है सेल डिवीजन को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें सेंट्रियोल क्या है, एब्सेंट है। आपको इस लेवल का कंटेंट मिलेगा कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हो, आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, इतना आप श्योर रखो, ठीक है। और ट्रस्ट रखो, सारा चीज अच्छी तरीके से आपको डिलीवर कंटेंट किया जाएगा। एग्जाम से पहले 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा इस चैप्टर का जो वही एग्जाम में लगभग वही उसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, अपना कॉन्सेप्ट को तगड़ा करो, एनसीईआरटी को रीड करो, ये आपके लिए एक प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप 15 क्वेश्चन को डाइजेस्ट इजीली कर नहीं सकते, आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मे बी आप बोर्ड में रिप्रेजेंट कर दोगे तो व्हाट अबाउट 11th एंड 12th, व्हाट यू कैन गोइंग टू डू इन 11th एंड 12th। कहीं ना कहीं पहले अपने माइंड को डेवलप करो, कॉन्सेप्ट डेवलप करो, एक थिंकिंग प्रोसेस को बनाओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। What is the functioning of neurons? That is the most important question that are going and may be come in your CBSE board exam। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है आपका। अगर बात करते हैं लाइफ प्रोसेस में, आपको क्या क्या याद रखना है, एक डाइजेशन का प्रोसेस, डाइजेशन का स्टेप्स, नेफ्रॉन का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ठीक है। दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है एरोबिक एनारोबिक, और उसमें से किसमें कितना एटीपी बनता है, इतना आप याद रखते हो तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स का फंक्शन के साथ साथ आपको एक टॉपिक मूवमेंट जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स। जब हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स से तो आप लोग कंफर्टेबली सुनो, किसी भी पहले हेडफोन लगा लो, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन से बिना डाइवर्ट हुए फोकस करके सुनो। कहीं ना कहीं अगर आप क्लास एब्सेंट की हो तो आप भी उसके बराबर आ सकते हो, क्योंकि उतना ही 0 लेवल से नेगेटिव से यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है। आप बस इसको देखो, ये आप ही लोग के लिए कराया जा रहा है। तो देखो हमारा फंक्शनिंग ऑफ जो न्यूरॉन्स होता है वो बेसिकली हम लोग तो ऊपर एक्सप्लेन कर दिए। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, हमने क्या किया, कहीं ना कहीं डायग्राम से इसको इंडिकेट कर दिया। आप क्या कर सकते थे, पॉइंट 1, उसके बाद ऐसे करके पॉइंट 2, इसके बाद पॉइंट 3, ऐसे करके भी आप लिख सकते थे। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ आपको याद रखना है कि द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल्स
as chemical signal that create electric impulses. Information from receptor cell is acquired at the end of dendritic tip. Information of a receptor मान लेते हैं हमारा स्किन, ये किसी भी चीज़ को मान लेते हैं रिसेप्ट किया, हमारा 5 सेंस ऑर्गन में सारी जगह रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करेगा, आपके न्यूरॉन्स के पास, मान लेते हैं कोई एक न्यूरॉन्स के पास जो इसके सबसे फर्स्ट कांटेक्ट में उसके बाद भेजा, ठीक है। डेंड्राइटिक टिप बोल रहा है इस रीजन को, डेंड्राइटिक टिप के पास आया, आपको फिर से बता देते हैं इसको डेंड्राइट बोल रहे हैं, इसको सेल बॉडी या साइटोन बोल रहा है, इस गोल वाला को न्यूक्लियस बोल रहा है, इसको एक्सोन बोल रहा है। और माइलिन शीथ हो गया, क्या आपका नोड ऑफ रेनवियर क्या हो गया, एक्सोन हीलोक क्या हो गया, ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। फिर आप केमिकल कंट्रोल में क्या जाके पढ़ोगे 11th में, ठीक है। वी डू नॉट हैव ए लॉट ऑफ टाइम टू टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा टॉपिक, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करते हैं, फिर आपका 10 जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके ऊपर एक बेसिक से वीडियो हम लोग करेंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है 11 से पहले आप इसको कवर कर लो। द इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन एट द एंड ऑफ एक्सोन। इम्पल्सेस डेंड्राइट से सेल बॉडी में सबसे पहले आएगा और आपको पता है फिर ये एक्सोन तक आएगा। केमिकल्स आर रिलीज एट द एंड ऑफ द एक्सोन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। यहाँ पे देख इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में अभी तक आ रहा होगा, पर एट द एंड ऑफ जहाँ पे साइनेप्स का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे केमिकल रिएक्शन कुछ होते हैं, वहीं पे केमिकल रिलीज होते हैं और वो वहीं पे न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज होते हैं। तो आप समझ पा रहे होगे कि डेंड्राइटिक टिप से लेके एक्सोन तक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में ही हमारा चीजें चल रही है। यहाँ पे आप नर्व एंडिंग के पास कुछ केमिकल रिएक्शन हुए जिसके कारण से यहाँ साइनेप्स के बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप है, वहीं पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भी निकलते हैं। एज पर सिचुएशन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलना है वो निकलते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं क्रॉस करते हैं गैप को और साइनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं और सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देते हैं इन्हें डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये जो केमिकल्स है ये क्रॉस करेंगे गैप ऑफ साइनेप्स एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इन ए डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। The similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscles or cell or gland, ठीक है। ये जो सिमिलर साइनेप्स है कहीं ना कहीं फाइनली ये अलाउस करते हैं डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स, जैसे कि इफेक्टर मसल्स आपका हो गया, मसल्स हो गया, ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो ये सिमिलर साइनेप्स क्या करते हैं, हर एक जगह बनते जाते हैं जहां जहां आपका न्यूरॉन्स है। ये फिर से क्या होगा, एक अलग न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, ये एक अलग न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, तो बहुत सारा न्यूरॉन्स है हमारे बॉडी में उससे कनेक्ट होता है और इसी तरीका से इंफॉर्मेशन का पैसेज होता है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ तक बात आ गया कि अगर मसल सेल्स के पास इंफॉर्मेशन भेजना है तो मसल सेल्स के पास भेजेगा। हमारे मान लेते हैं कोई भी ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड हो गया या पैनक्रियाज हो गया या जहाँ पे भी आपको अगर भेजना है वहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन चल जाएगा, ठीक है। उसके लिए अलग नर्व्स होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप सीधा सीधा ये समझ लो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डेंड्राइटिक टिप पे इंफॉर्मेशन आएगा रिसेप्टर से, वो डेंड्राइटिक टिप क्या करेगा, एक्सोन तक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में फ्लो होगा, वो डेंड्राइटिक टिप से साइटोन में आएगा, साइटोन मतलब कि सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से वो एक्सोन तक जाएगा, एक्सोन में कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होंगे, फिर वो केमिकल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस वहां तक जाएंगे, फिर वहां पे केमिकल रिएक्शन होंगे, फिर जाके फिर से वो साइनेप्स का वहां फॉर्मेशन किए, फिर से नेक्स्ट न्यूरॉन में डेंड्राइटिक टिप से एक्सोन तक जाएगा, यही प्रोसेस रिपीट होते रहता है। अब देखो, अब उसके बाद हमारे पास आता है राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए न्यूरॉन्स। तो बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट एक तरह से क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं अगर आप न्यूरॉन्स के बारे में नहीं जानते हो, न्यूरॉन्स तो बहुत तरह का होता है, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, ठीक है। रेटिना ऑफ आई में अलग न्यूरॉन होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अलग होता है, इन्फेंट बेबी में अलग होता है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको 4 पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में, मोटर न्यूरॉन्स के बारे में, मिक्स न्यूरॉन्स के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। देखो, सबसे पहला आपके पास है कि व्हाट राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ये एक नर्व सेल्स होता है जो कहीं ना कहीं डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है वही क्या है, कहीं ना सेंसरी न्यूरॉन्स है। कहीं ना कहीं सेंसरी क्या है, जो हमारा सेंस ऑर्गन से रिलेटेड न्यूरॉन्स जहां प्रेजेंट होगा उसको सेंसरी न्यूरॉन बोल देंगे, जो एनवायरनमेंट के सारे स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता होगा, रिलेटेड टू लाइट, साउंड, टेस्ट, प्रेशर, etc। ये मैसेज को कहाँ सेंड करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास और मतलब कि ब्रेन के पास स्टिमुलाई को, और जहाँ पे डिटेक्शन होगा कि ये किस तरह का स्टिमुलाई है। अब उसके बाद ये देखो रिपीट हो गया ये पेपर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेंसरी के बाद हमारे पास, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लो यही चीज़ों को, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक एग्जाम्पल क्या है, देख ध्यान से, हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि when you touch a hot surfaces the sensory neurons in your fingertips fire and send signal to the rest of your nervous system,
ठीक है, जब आप क्या करते हो, कोई भी हॉट सरफेस को टच करते हो, द सेंसरी न्यूरॉन्स इन योर फिंगर टिप फायर एंड सेंड सिग्नल टू द रेस्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। ओके, अब उसके बाद बात आता है मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर। मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है, तो आपको समझ में आ गया कि जब आप हॉट सरफेस को टच किए तो सेंसरी न्यूरॉन सबसे पहले क्या करेगा, आपका जैसे सेंसरी न्यूरॉन क्या स्किन है, तो स्किन भी आपका सेंसरी न्यूरॉन है, तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपके सिग्नल्स को भेजेगा सारे नर्वस सिस्टम के पास। अब उसके बाद आता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स। क्या आता है, मोटर न्यूरॉन्स। अगर हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स के बारे में, तो मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है, इट हेल्प्स टू कैरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू योर मसल्स एंड ग्लैंड्स। ओके, तो ये क्या करता है मोटर न्यूरॉन्स, बेसिकली क्या करेगा कि आपके सिग्नल्स को ब्रेन से मसल्स या ग्लैंड्स के पास पहुंचाता है। अब उसके बाद आता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स के बारे में एक चीज और जान लेना, आप इसको स्किप भी कर सकते हो कि मोटर न्यूरॉन्स ऐसे आर सेल्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, डेट अलाउस टू मूव, स्पीक, swallow and breathe by sending commands from the brain to the muscles that carry out this function. Okay, अब देखो, तो ये आपको पता है कि मोटर न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और कहीं ना कहीं जैसे कि आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है, आप कुछ सॉलो कर रहे हो, खाना खा के आप कुछ निगल रहे हो, ये ब्रीथ कर रहे हो, ये सारा सेंडिंग जो कमांड्स है कि आपको ये करना है, ये ब्रेन के पास या फिर ग्लैंड्स के पास कौन भेज रहा है, मोटर न्यूरॉन्स भेज रहे हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन तो रिसेप्टर से क्या कर रहा है, किसी भी स्टिमुलाई को लेके आ रहा है, मोटर न्यूरॉन्स का काम पता चल गया। अब देखो, अब आता है हमारे पास रिले न्यूरॉन्स। जब हम बात करते हैं रिले न्यूरॉन्स के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉन एज इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या होता है, बेसिकली रिले न्यूरॉन को ही इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। ये कनेक्ट करता है सेंसरी एंड मोटर। आप देखे होगे कि आपके पास जो डायग्राम है, आपका जो नी रिफ्लेक्स का या रिफ्लेक्सेस का जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो एनसीईआरटी के पेजेस में डायग्राम है, वहां पे लेवलिंग होगा रिले न्यूरॉन का, तो इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, जो कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, थैलेमस में होता है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास आता है मिक्स नर्व्स। क्या आता है, मिक्स नर्व्स। मिक्स नर्व्स क्या होते हैं, ये नर्व्स ऐसे नर्व्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स की तरफ। मिक्स नर्व्स ऐसे नर्व्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन को, सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन, दैट मींस कि सेंसरी को भी कर रहा है, मोटर को भी कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग मिक्स नर्व्स, एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होंगे, वो मसल्स के पास भेजेगा। अगर हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स के ऊपर, दैट मींस कि वी नो दैट कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग बांटे थे, है ना। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में हम लोग क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स को पढ़ते थे, और एक आपका था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक के ऊपर हम लोग बात की थी, तुरंत नीचे देखेंगे। तो इतना याद रखना है कि जो क्रेनियल नर्व्स होता है वो ब्रेन से राइजेस होता है, वो 12 पेयर्स का होता है। स्पाइनल नर्व्स का बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होता है, दैट इज 31 पेयर्स। ओके, दैट इज 31 पेयर्स। अब उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर, तो एक ब्रीफ देख सकते हो, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बांटा गया है। So why we are saying central nervous system, because उसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। अगर हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बांटा गया। इन सोमेटिक नर्वस सिस्टम वी नो अबाउट द क्रेनियल नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व दैट अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हमने बताया था कि सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक का एक एक्सप्लेनेशन अगर लेना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आपकी बॉडी क्या है, एक तरह से बोल सकते हो कि रिलैक्स कंडीशन में हो, पर वेरी मोर रिलैक्स कंडीशन में पैरासिम्पैथिक होता है। अगर मान लेते हैं कि आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है एंड आप कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि आपको मान लेते हैं कि यू वांट टू गो मिक्चुरेशन दैट मींस कि वॉशरूम, ठीक है। तो दैट टाइम आपके लिए बेटर क्या होगा कि आप पहले वॉशरूम हो के आओ, फिर आप स्टेज पे या फिर किसी भी ऐसे काम को करो जिसमें आपका पूरे बॉडी का कोऑर्डिनेशन चाहिए। कहीं ना कहीं आपका फोकस वहां शिफ्ट हो जाता है और दैट टाइम आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो बेसिकली ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा जान लो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका अगर एक्टिवेट है तो कहीं ना कहीं आपका उस वक्त आप समझ रहे हो कि आपका राइट नॉस्ट्रिल्स में एयर का फ्लो ज्यादा होता है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक के समय में लेफ्ट में ज्यादा होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक इज वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। बेसिकली बहुत सारे जितने भी लीडरशिप होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो उसके बेसिकली वो अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं शांत रह के और बहुत सारे मेडिटेशन करके, योगा करके, ठीक है।
तो बेसिकली अनुलोम विलोम या फिर चंद्रवेदी प्राणायाम आप कर सकते हो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। अब चलो आगे आते हैं। अब आपके सिलेबस का बात यह है कि व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है? जब भी हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, तो ये केमिकल होता है जो सीक्रेट होता है बाय एक्सोन टर्मिनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस बाय द नेक्स्ट न्यूरॉन, ग्लैंड और ऑर्गन। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है जो सीक्रेट होता है एक्सोन टर्मिनल से फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ग्लैंड और ऑर्गन। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सीक्रेट होता है कहां से? एक्सोन से। ये बार बार सुन रहे हो ना, कहां से सीक्रेट हो रहा है? एक्सोन से। एक्सोन टर्मिनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। व्हाई? फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। मान लेते हैं कि तेरे को नींद आ रहा है, तो मेलेटोनिन हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है कहीं ना कहीं आपका क्या है, जैसे कि मान लो डोपामिन निकल रहा है, तो डोपामिन कुछ तुम अच्छा किए तो तेरे को दिमाग में डोपामिन निकल रहा है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा और वो ट्रांसमिशन करेगा, अच्छा तो तेरे को फील लगेगा क्योंकि वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिशन कर रहा है। कहाँ पे? ग्लैंड और ऑर्गन में। तो बेसिकली जैसे कि डोपामिन हो गया, एफिनेफ्रिन हो गया, नॉन एफिनेफ्रिन हो गया, ये सारे हैप्पी हार्मोन है, ठीक है। डोपामिन, एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन, गावा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, याद नहीं रखना है, ओके। सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, ठीक है, दिस आर द इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है इम्पल्सेस, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं इम्पल्सेस के ऊपर, तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इम्पल्सेस होते क्या है? इम्पल्सेस एक सेल्फ प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं जो ट्रेवल्स करते हैं एक एंड से अदर न्यूरॉन में फॉर द पैसेज ऑफ मैसेज। तो इम्पल्सेस क्या होते हैं? एक सेल्फ प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं जो ट्रेवल्स करते हैं एक एंड से दूसरे अनदर न्यूरॉन में फॉर पैसेज ऑफ मैसेज। अगर हम बात करते हैं कि आपके पास दो, एक मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया व्हाट आई एम सेइंग दैट एक्सोन का नर्व एंडिंग हो गया, ये आपके पास एक डेंड्राइट हो गया, इसके बीच में साइनेप्स का कंडीशन बन रहा है और आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका है जिसको हम साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं, इसी के अंदर होते हैं फील्ड केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और ये आपका क्या है? एक एक्सोन है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिक्वायर्ड क्योंकि यहाँ पे एटीपी खर्च होगा तो एनर्जी तो चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और ये आपका क्या है? साइनेप्टिक क्लिप्ट है। ये वाला रीजन को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लिप्ट। ये वाला रीजन को क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लिप्ट, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, ये सारे क्या है? एंजाइम्स है। ये आपको कुछ इसमें आप स्किप भी कर सकते हो, जैसे एंजाइम्स और साइनेप्टिक क्लिप्ट, ये सब लिख लेना, फिर भी आप बना दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब उसके बाद आपके पास बात आता है कि न्यूरोट्रांसमीटर आपने देख लिया, रिसेप्टर साइड देख लिया, इस तरीके से हम इसको प्री साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, इस रीजन को प्री साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, इस रीजन को पोस्ट साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है? व्हाई साइनेप्स एक्ट एज वन वे वल्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आखिर साइनेप्स जो वन वे वल्व कैसे शो कर, क्यों शो करता है, व्हाई, ठीक है। तो साइनेप्स एक्ट लाइक ए वन वे वल्व बिकॉज दिस केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट एट ओनली वन साइड ऑफ द गैप, क्योंकि वी नो दैट कि जो केमिकल सब्सटेंस है वो एक साइड गैप में प्रेजेंट है। न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज बाय एक्सोन एंडिंग ओनली एंड रिसीव बाय डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज होता है एक्सोन से, ओके, एंडिंग ओनली एंड रिसीव बाय द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन्स। अदर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से रिसीव होगा। इन दिस वे साइनेप्स इंश्योर दैट इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम वन डायरेक्शन, ओके। तो फिर से सुन, साइनेप्स जो होता है वो कहीं ना कहीं वन वे वल्व्स क्यों होता है? कहीं ना कहीं उसमें केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, वो एक साइड के गैप में, एक साइड के गैप में, डेट मींस कि देखिए यहाँ पे आपका क्या है? एक्सोन है, तो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे तो आपका डेंड्राइट है अलग का, फिर डेंड्राइट तो अलग इसका न्यूरॉन्स बनेगा कि नहीं, तो ये एक साइड में जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका रीजन ये है कि केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट है वो एक साइड के गैप में प्रेजेंट है। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन निकालता है? एक्सोन निकालता है, नॉट डेंड्राइट। तो एक्सोन निकालता है, एक्सोन एंडिंग से निकलता है, तो कहीं ना कहीं डेंड्राइट रिसीव करेगा, ओके। तो इन दिस वे इंश्योर दैट नर्व impulses travel in a one direction. Now we are talking about the question number 15, that is a neuromuscular junction. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? एक प्लेस होता है जहाँ पे बॉडी वेयर द एक्सोन और मोटर नर्व्स मीट द मसल्स द ट्रांसमिटिंग मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड विच कॉज द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? एक प्लेस होता है हमारे बॉडी में जहाँ पे क्या बोल सकते हो कि एक्सोन और मोटर नर्व्स मिलते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्सोन और मोटर नर्व्स मिलते हैं और मसल्स से, और यहाँ पे क्या करते हैं? कहीं ना कहीं ट्रांसमिटिंग करते हैं मैसेज का फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसके कारण से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। देखो अब हमारे पास क्या है
कि अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको देखना है। जैसे कि देखो, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फॉर्म कर रहा है, इसी चीज को हम जूम आउट करके यहाँ देख रहे हैं। ओके, देखो अब ये हमारे पास मसल्स है, ये हमारे पास रिसेप्टर के सेल है, ये एक्सोन है, ये माइलिन शीथ है। आपको पता है माइलिन शीथ का फंक्शन आएगा तो आप डायरेक्ट लिखना है हेल्प इन प्रोटेक्शन और इंसुलेशन। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि आपके पास ये मसल्स फाइबर है। वी आर टॉकिंग अबाउट कि मान लेते हैं कि ये मसल्स को हम कट किए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारे स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो आपको याद रखना नहीं है। एक्टिन होते हैं, मायोसिन होते हैं, ट्रोपोनिन होते हैं, ट्रोपोमायोसिन होते हैं। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। लोकोमोशन एंड मूवमेंट 11th में आप पढ़ोगे। तो बेसिकली देखो यहाँ पे आपका कुछ माइटोकॉन्ड्रिया है और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, वेसिकल्स है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर फिल है। तो आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बस आपको ये पॉइंट को याद रखना है कि ये ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पे बॉडी कहीं ना कहीं जो एक्सोन होता है मोटर नर्व्स का, वो किससे मिलता है, मसल से। जो एक्सोन है वो किससे मिलता है, मसल से। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी में, एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो हमें बाय डिफॉल्ट ये बताता है कि आपके लिए खतरा है, आपके लिए खतरा है, ये मत करना, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि अगर एक 1 ईयर का बेबी है, ठीक है, अगर वो क्या किया, इलेक्ट्रिक प्लग में अपना हाथ डाला तो क्या कहेगा, मेरे को करंट लगवाना है, मेरे को हाथ नहीं निकालना है। उसको पता भी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है क्या है, पर उसके ब्रेन को पता है कि ये इसके लिए खतरा का चीज है। दैट्स वाई वो क्या करेगा, अपना हाथ को निकालेगा, रोएगा, ठीक है, हेल्प के लिए बुलाएगा। तो वी नो डैट कि बाय डिफॉल्ट हमारा बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन इतना तगड़ा चीज है कि जो चीज मेरे लिए खतरा का चीज है वो मेरे को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स देता है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम अपने आप को वापस कर लो। और इतना सडन मूवमेंट होता है कि आपको ये हो जाता है तो आप पता चलते हो अच्छा ये हम कर भी लिए। जैसे कि मान लेते हैं कि हॉट बॉडी को टच किया, जब हटाए तो पता चला कि हॉट था, हम हाथ भी हटा लिए। आपके सामने क्या किया कि आप कार चला रहे हो, एकाएक जब आपके सामने कुछ आया तो आप जब ब्रेक ले लिए तो सोचे अच्छा कुछ आया भी है, ठीक है, तो ब्रेन के पास भी मैसेज गया, पर पहले स्पाइनल कॉर्ड से वो एक्शन करा दिया गया था। इतना सडन एक्शन है। अगर हम बात करते हैं कि वाई इन इंडिया या फिर इन एवरी मेनी कंट्री कि अल्कोहल ड्रिंक करके कार चलाना या व्हीकल्स चलाना प्रोहिबिटेड है, बिकॉज वी नो डैट कि अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डैमेज हो जाते हैं। दैट मीन्स कि वो डैमेज वी कैन नॉट यूज द डैमेज बट वी कैन यूज दैट कि कहीं ना कहीं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो नहीं रहते हैं जो एक नॉर्मल स्टेज में होता है। अगर मेरे को हाफ सेकेंड में ब्रेक लेना है तो वही चीज जब हम अल्कोहल ड्रिंक किए हुए रहेंगे तो वो 2 सेकेंड तक चल जाएगा। टाइम ऑफ गैप और कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, आराम से मस्त होकर हम अलग दुनिया में होते हैं और उस तरीका से ब्रेक लेने के बाद आधा से ज्यादा लोग साफ हो जाता है। आपको एक इंसिडेंट के बारे में तो पता होगा कि एक लड़का ने 2 का एक्सीडेंट किया था और हमारे कंट्री में उसे एक एसी लिखने के लिए कहा था क्योंकि वो टीनेज था, टीनेज से भी ब्लू एज का था, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हो कि मेरा ये बोलने का ये मतलब नहीं है कि उसे एसी क्यों दिया गया, वाई देयर इज नॉट टू बी स्ट्रिक्ट एक्शन, ठीक है। उसके पेरेंट्स पे लेना चाहिए था या फिर उसको उस पे लेना चाहिए था, वो तो आपके जज का काम है, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन एक इंपॉर्टेंट हमारे मैकेनिज्म्स हमारे बॉडी का, कहीं ना कहीं एक बोल सकते हो कि एक क्विक और सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी का किसी भी स्टिमुलस को लेके, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं विराट कोहली और मेसी को इतना पैसा किस बात पे मिलता है, फुटबॉल खेलने पे और क्रिकेट खेलने पे तो मिलता है, पर बेसिकली उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसके अंदर एक ऐसा क्वालिटी है मतलब सीधा सा बोल सकते हो मेसी और या फिर आप रोनाल्डो या फिर विराट कोहली में कॉमन क्या है, दे हैव ए वेरी फास्ट रिफ्लेक्स एक्शन, दे कैन बी क्या बोल सकते हो कि रिफ्लेक्स एक्शन इतना फास्ट है कि जो बॉल नॉर्मल प्लेयर को दिखेगा नहीं वो शॉट्स वो लगा देता है, छक्का चौका लगा देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्स एक्शन ही है ना कि इंस्टेंट सोच लेता है कि किधर पिटना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है अगर एग्जाम में आता है तो क्या लिखोगे, ये क्विक और सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी का एंड टू ए स्टिमुलस, जैसे कि नी जर्क हो गया, विड्रॉल ऑफ हैंड हो गया, टचिंग ऑब्जेक्ट हो गया। 2 तरह का होता है, एक तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होता है जहाँ पे हम बोल सकते हो कि जो आपको जन्म के साथ मिलता है, ठीक है, जो इनहेरिटेड है, जैसे कि स्नीजिंग करते हो आप, किसी के फादर का स्नीजिंग का जो साउंड है बहुत ज्यादा है तो उसके सन का भी होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके सन का भी होगा। तो जैसे आप कफिंग करते हो, ठीक है, जैसे आप कफिंग करते हो तो ये सारा चीज हमारा क्या है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स के अंदर आता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स विच आर लर्न रिफ्लेक्स दैट मीन्स की दैट यू आर लर्न आफ्टर योर बर्थ, ओके। जैसे कि कंडीशनल रिफ्लेक्स, जैसे कि आप कार चलाना सीख रहे हो, जो ब्रेक लिए तो क्या ये लर्न किए ना, साइकिलिंग कर रहे हो, जो स्लाइवेशन हो रहा है, जो जब आप फेवरेट फूड को अपना देखते हो, फेवरेट फूड कैसे डील हुआ, जब आप उसको खाए होगे पहले तभी ना आपको पता चला दिस इज योर फेवरेट फूड, है ना, बाय कंपेयरिंग द ऑल सच फूड दैट यू आर ईटन इन अ पास्ट, ओके। तो देखो, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा क्या है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, कि आखिर
रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, आखिर रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है तो क्या इसका इंपॉर्टेंट क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का? तो रिफ्लेक्स एक्शन का इंपॉर्टेंट यही है कि एक्ट करता है अलार्म विच इंडिकेट अबाउट सम अननेचुरल इंसिडेंट दैट आर गोइंग टू हैपन। ये एक अलार्म है आपके लिए कि जो आपके कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में या फिर आपके साथ अननेचुरल इंसिडेंट हो रहा है। बेसिकली अगर आप साइकिल चला रहे हो, बीच में गड्ढा आ गया, तो ये क्या है? आपको तो लगा था रोड होगा, पर बीच में गड्ढा आ गया, दिस इज नॉट योर फॉल्ट, तो कहीं ना कहीं आप वहां पे ब्रेक लोगे कि मस्त गड्ढा में जाओगे, ठीक है। तो इसी तरीका से ये क्या है, कहीं ना कहीं एक अननेचुरल इंसिडेंट के बारे में हमें बताता है, और दैट आर गोइंग टू हैपन। ये क्योंकि एक सडन रिस्पॉन्स होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डेंजर और इंजरीज से अपने आप को बचाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। देखो, जब हम रिफ्लेक्स आर्क का बात करते हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का टेस्ट में आने वाला है, ठीक है, तो इसे प्रिपेयर कर लेना। बेसिकली ये टेस्ट के पर्पज से ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन किया गया है ताकि कोई भी एब्सेंट है तो उसको बाद में देख सकता है। अब उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क एक शॉर्टेस्ट रूट है दैट कैन बी टेकन बाय इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक शॉर्टेस्ट रूट होता है। वाई वी आर सेइंग शॉर्टेस्ट रूट, कहीं ना कहीं हमारे पास ब्रेन में जाने में कुछ समय ज्यादा लगेगा, पर ये शॉर्टेस्ट रूट क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू तो ट्रेवल करता है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि कहीं ना कहीं ये शॉर्टेस्ट रूट होता है दैट कैन बी टेकन इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर मसल्स। ओके, रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड देन इफेक्टर, डायरेक्टली इफेक्टर क्या एक्शन आपको लेना है, ठीक है। देख सकते हो आपके पास ये रिसेप्टर है जहां से हीट मिला, पेन रिसेप्टर इन स्किन, और ये क्या किया, कहीं ना कहीं देख यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, ये तो आपका क्या है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन ही था ना जो इसको कैरी किया, फिर ये डिटेक्ट किया, सीएनएस के पास भेजा, सीएनएस के पास देख यहाँ पे दो मोटर और सेंसरी को कनेक्ट कर रहा है, जिसको रिले न्यूरॉन बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। सेंसरी और कनेक्ट को मोटर कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे डाउट बार बार पूछ रहे, तो लो यहाँ पे क्लियर हो गया ये डाउट, क्योंकि आपका रिले न्यूरॉन क्या होता है जगह पे आने के बाद पता चलता है, आपको पहले बताएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। आखिर रिफ्लेक्स आर्क का बेसिक कंपोनेंट क्या है? जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क के बेसिक कंपोनेंट के ऊपर, तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन, तीसरा होता है सेंटर जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बोलते हैं, चौथा होता है मोटर न्यूरॉन, फिर पांचवा होता है इफेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या है, सबसे पहला रिसेप्टर। रिसेप्टर में आप क्या लिखने वाले हो, देखो मैं तो इस तरह से लिखा हूं, आप डायरेक्ट रिसेप्टर लिख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कहीं ना कहीं रिसेप्टर में क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखते हो रिसेप्टर के बारे में, तो रिसेप्टर में क्या हुआ, जैसे स्टिमुलस आया हीट का, ओके, तो आपका डेंड्राइट क्या किया, कहीं ना कहीं डेंड्राइट सेंसरी न्यूरॉन रिसीव किया है पहले, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद इनिशिएट किया नर्व इंपल्सेस को। अब उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, उससे पहले यहाँ पे आप ये भी मेंशन करो कि हीटिंग डिटेक्टर इन द स्किन ऑफ द हैंड, कहाँ पे हीटिंग डिटेक्ट होगा, स्किन ऑफ द हैंड। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन, दैट मींस कि सेकंड के बारे में बात कर रहा है कि नर्व इंपल्सेस जो है पासेस किया डेंड्राइट टू एक्सोन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारा इंपल्सेस था, ठीक है, जो हमारा क्या था इंपल्सेस था, वो कहीं ना कहीं जो सेंसरी हमारा न्यूरॉन क्या किया, नर्व इंपल्सेस को पास किया डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ, टर्मिनल ब्रांचेस टू द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब उसके बाद देखो स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, जहां पे हम सेंटर वर्ड बोल रहे हैं, इट इज अ रीजन इन जहां पे स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, जहां पे इनकमिंग सेंसरी इंपल्सेस जनरेट होते हैं, आउटगोइंग मोटर इंपल्सेस रीड न्यूरॉन्स यहाँ पे होते हैं ब्रेन के, और ये अलाउ करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट करने में, ठीक है। तो सेंटर के पास क्या रिले न्यूरॉन्स होता है जो आपस में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट करने में मदद करेगा। अब उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड के बाद आपके पास आता है मोटर न्यूरॉन्स, जो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट करेगा इंपल्सेस जनरेटेड बाय द सेंसरी। अब उसके बाद हमारे पास है कि न्यूरॉन्स इन द सेंटर टू द इफेक्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट विल रिस्पॉन्ड सच एज मसल्स और ग्लैंड। तो न्यूरॉन्स क्या है, इज ए सेंटर ऑफ टू द इफेक्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो रिस्पॉन्ड करेगा मसल्स और ग्लैंड को, ठीक है। इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर हमारा मसल्स और आर्म है, ठीक है। इट इज द ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो रिस्पॉन्ड करता है मोटर और नर्व इंपल्सेस को, ठीक है। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि हमको हाथ हटाना है तो क्या करेंगे, हम लिफ्ट करेंगे हैंड को, ये रिस्पॉन्स किया ना, ठीक है। तो अगर हम एक कंक्लूजन देखते हैं जो आपको बेसिकली, अगर आप इतना डिटेल में आप नहीं लिख सकते हो तो आप डायरेक्ट लिखना है कि हीट स्टिमुलस आपके पास आया, वो रिसेप्टर स्किन के पास गया, बेसिकली सेंस ऑर्गन के पास गया, इफेक्टर मसल्स दैट मींस कि मसल्स के पास आया, और आप हैंड को विड्रॉल कर लिए। तो ये आपका कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद और भी एक दो क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, देखो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सेस के ऊपर बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड तो इन्वॉल्व होता है जिसको स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं।
अगर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो प्रोड्यूस हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, बट द मैसेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन गोज टू रीच टू द ब्रेन, ठीक है। कुछ ऐसे भी तो रिफ्लेक्स होते हैं, और बेसिकली क्या मैक्सिमम रिफ्लेक्स में ब्रेन के पास जाता ही है, ठीक है, तभी तो आपको पता चलता है कि क्या हुआ था, ठीक है, होने के बाद। वेयर द थिंकिंग प्रोसेस अकर, जैसे कि कुछ रिफ्लेक्स आर जिसमें ब्रेन रिस्पॉन्स होते हैं रादर देन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ऐसे भी रिफ्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे ब्रेन रिस्पॉन्स होता है रादर देन स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। जैसे कि आपका मान लेते हैं क्लोजिंग ऑफ आईज, जब हम लाइट आपके आईज पे पारे मतलब आईज पे ग्लो किए तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आपका आईज क्या करेगा, क्लोज करेगा, ठीक है। दूसरा सेलिब्लाइजेशन, दैट मींस स्लाइवा का निकलना, माउथ से स्लाइवा का निकलता है एट टेम्परेटिंग फूड। जब आप फूड को देख रहे हो, 22 से पहले क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग क्लास में भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 आउट ऑफ सिलेबस है थोड़ा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 का अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन, बेसिकली अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या अंतर है, ये एक एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन का अगर हम बात करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन एक इमीडिएट और इनवॉलेंट्री एक्शन है, वॉकिंग वहीं पे वॉलेंट्री है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि इमीडिएट है, इनवॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में है नहीं। अगर आपके सामने क्या है, यहाँ पे अगर हम कुछ भी क्या है चुभने वाला है तो आपका आईलिड क्या है, बंद होगा, ऑटोमेटिक बंद होगा। ये रेगुलेट होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होते हैं, बहुत जल्दी इसका होता है, एक लॉन्गर टाइम ज़्यादा इसमें लेता है, ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब उसके बाद अगर आप देख सकते हो कि आपको मैंने ये बता दिया है ना, ये माइंड मैप तो दिखा दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हमारे एनिमल्स में होते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, एक इनवॉलेंट्री होते हैं, एक वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। ये आपका पार्ट 2 होने वाला है, ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 जल्दी आएगा, आप इसको लिख लेना स्ट्रिक्टली, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉपी चेक होगा क्लास में, तो आप इसको 25 क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे और पीवाईक्यू के कर रहे होंगे। और जो रादर देन जो स्कूलिंग के नहीं बच्चे हैं वो इतने ही शिद्दत से पढ़ो जितना शिद्दत से मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, जितना वहाँ मैं करा रहा हूँ उतना मैं यहाँ पे भी करा रहा हूँ। तो एक ट्रस्ट रखो, ठीक है, और देखो लेक्चर, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।